यहां सद्गुरु उनके द्वारा की जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा की विधि तथा लोगों को दी जाने वाली दीक्षा की प्रक्रियाओं के अंतर को समझा रहे हैं। वे ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि स्थान अनुकूल न हो या कुछ प्राण प्रतिष्ठा की विधियों के दौरान लोग आवश्यक अनुशासन न रखें तो कैसे ये उनके ऊर्जा एवं शारीरिक स्तर पर प्रभाव डालता है। शांभवी महामुद्रा एक प्राण प्रतिष्ठा की विधि। दीक्षाएं कई प्रकार की होती हैं और हालांकि हम उनमें से कई प्रक्रियाओं को दीक्षा विधि कहते हैं, पर वे सभी दीक्षा नहीं होती। जिस प्रारंभिक प्रक्रिया में हम लोगों को दीक्षित करते हैं, जिसे शांभवी महामुद्रा कहा जाता है, वह वास्तव में दीक्षा नहीं है। वह दीक्षा से ज्यादा एक प्राण प्रतिष्ठा की तरह है। हम इसमें लोगों का प्रतिष्ठापन करते हैं। ईशा योग केंद्र के आदि योगी आलयम में हमने जो आदि योगी लिंग का प्रतिष्ठायन किया है, उस तरह एक आकार को प्रतिष्ठापित करने की तुलना में जीवित मनुष्य को प्रतिष्ठापित करना ज्यादा सरल है। इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक निर्जीव वस्तु को लगभग सजीव जीवन में बदलना होता है, उसे एक जीवित और समझदार रूप में बदलना होता है। वे यानी आदि योगी लिंग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जीवित मनुष्यों के साथ एक ही समस्या है, वे उल्टा घूम जाने यानी यू टर्न लेने में बहुत कुशल होते हैं। इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन एक जीवित मनुष्य को प्रतिष्ठापित करना सरल है। जीवित मनुष्यों के साथ यह एक ही समस्या है कि वे उल्टा घूम जाने यानी यू टर्न लेने में बहुत कुशल होते हैं। जिस दिन हमने आपको शांभवी की दीक्षा दी थी, तब ऐसा लगता था कि आप किसी अलग स्तर पर हैं। आपने इसे गहराई से अनुभव किया था। कुछ लोग उस अवस्था को कुछ दिनों, सप्ताहों, महीनों और वर्षों तक रख पाए, और कुछ के लिए यह ऐसा था कि जैसे ही वे सभागृह से बाहर निकले, उन्होंने इसे छोड़ दिया। शांभवी महामुद्रा एक शक्तिशाली प्रतिष्ठायन है। आपको बस इतना ही करना है कि आप खुद को उपलब्ध रखें। यह एक प्रतिष्ठापन है। काम पहले ही कर दिया गया है, मंदिर बना दिया गया है। आपको बस वहां जाना है और बैठना है। आपको रोज इसका लाभ लेना है। आपका काम बस यही है। लेकिन शून्य ध्यान, शक्ति चलन, संयमा, ये सब वास्तविक दीक्षा विधियां है। वे एक खास प्रकार की है। पहले हम प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में शून्य ध्यान को ही रखते थे। शून्य एक असली दीक्षा प्रक्रिया है। दीक्षा एक बीज की तरह होती है। आपको इसका पोषण करना है, तभी ये पनपेगा, बढ़ेगा। बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया है। जब उनको शून्य में दीक्षित किया गया तो उन्होंने अद्भुत महसूस किया। घर जाकर उन्होंने 2 महीने ये किया और उनका जीवन बदल गया। उनका मेटाबॉलिज्म बदल गया, उनकी नींद कम हो गई, भोजन कम हो गया और सब कुछ जबरदस्त था। लेकिन वे किन्हीं मामलों में उलझ गए और कुछ सप्ताह बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। फिर बाद में उन्हें शून्य की याद आई, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, ये गायब हो गया। क्योंकि यह एक बीज है, इसका पोषण करते रहना आवश्यक है। अगर आप इसे पानी नहीं देंगे तो यह मर जाएगा। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह चला जाएगा। इसलिए हमने प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में शांभवी को अपना लिया, जो कि एक प्रतिष्ठापन प्रक्रिया है। यह कभी नहीं जाएगी, यह रहेगी। आपका काम बस इतना है कि आप स्थान को साफ करें और उसे बनाए रखें। यह अपना स्थान बनाती है और तुरंत अनुभव देती है।
अगर आप इसे अच्छी तरह से रखें तो ये स्वयं को विकसित करती है, लेकिन यह शून्य की तरफ बढ़ती नहीं। शून्य बढ़ता है, खालीपन कैसे बढ़ता है? क्योंकि खालीपन बड़ा है, इसलिए ब्रह्मांड इतना फैला हुआ है। 1,00,000 करोड़ तारों और आकाश गंगाओं की वजह से ये इतना बड़ा नहीं बन पाया होता। खालीपन के फैलाव की वजह से ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो ये बढ़ता है और ये असीमित रूप से बढ़ सकता है। क्योंकि शांभवी एक प्रतिष्ठापन की प्रक्रिया है, तो अगर दीक्षा देते समय स्थान या लोगों के कारण कोई गड़बड़ियां हो तो हां, मुझ पर असर पड़ता है। आजकल मैं 10,000 लोगों तक को एक साथ दीक्षित करता हूं। अगर वे सब एक व्यक्ति की तरह हो तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वहां अगर 15-20 लोग भी ऐसे हो जो कुछ गड़बड़ी कर रहे हो तो इसका मुझ पर बहुत खराब असर होता है। मेरे आसपास के लोग ये देख पाते हैं। कोई एक दीक्षा कार्यक्रम में ऐसा होता है कि मैं वहां जाता हूं और सब कुछ बहुत सुखदायी होता है और मैं अच्छी तरह से वापस आता हूं। कोई दूसरा कार्यक्रम ऐसा होता है जो मुझे एकदम खराब हालत में ला देता है। अब बाद में अपनी शांभवी क्रिया के साथ क्या करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आप में निवेश कर दिया है। मेरा निवेश व्यर्थ जा सकता है, लेकिन मेरी मूल ऊर्जा के ढांचे पर उसका असर नहीं होगा। अब हम भाव स्पंदन कार्यक्रम सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित स्थानों पर कर रहे हैं, जो खास तौर से इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। एक समय ऐसा था जब हम भाव स्पंदन कार्यक्रम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सभी प्रकार की जगहों, सरायों, विवाह सभागृहों इत्यादि में करते थे। तो कार्यक्रम के एक दिन पहले वहां शादी या अन्य पार्टियां होती थी। सुबह हमारे स्वयंसेवक सब कुछ साफ करके कार्यक्रम के लिए स्थान को तैयार कर देते थे और शाम को हम भाव स्पंदन शुरू करते थे। इन स्थानों पर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। भाव स्पंदन ऐसी जगहों पर करने के बाद कई बार मेरी रीढ़ की हड्डी पर नींबू के आकार की गांठें उभर आती थी, जिन्हें ठीक करने में कभी कभी कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब क्योंकि हम भाव स्पंदन कार्यक्रम प्रतिष्ठापित स्थानों पर करते हैं, तो सब कुछ एक आनंददायक खेल की तरह होता है। लेकिन ये अगर ऐसे स्थान पर किया जाए जो इस उद्देश्य के लिए नहीं बना है, तो ये एक अलग कष्टदायक खेल हो जाता है। नुकसान कहां हो सकता है? संभव है कि जब प्रतिष्ठापन प्रक्रियाएं हो रही है, जैसे आदि योगी लिंग के प्रतिष्ठापन समारोह में सभी 14,000 लोग जो उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे एक व्यक्ति की तरह बैठे थे। आज भी मैं उन लोगों को झुककर प्रणाम करता हूं। यह अब तक का सबसे अद्भुत और असाधारण लोगों का ग्रुप जो मैंने देखा है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मैंने इस प्रक्रिया के अधिकांश भाग को बहुत थोड़े से लोगों की उपस्थिति में करने की योजना बनाई थी। लेकिन अपने अन्य कार्यक्रमों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं यहां प्रतिष्ठापन से कुछ दिन पहले ही आ पाया था और मेरे लिए ये एक चिंता का विषय था कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने प्रतिष्ठापन प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी। लेकिन यह स्थान आदि योगी आलयम किसी सार्वजनिक स्थान जैसा नहीं था। वहां 14,000 लोग थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस एक व्यक्ति के साथ था। अगर लोग ऐसे हो तो हम अद्भुत काम कर सकते हैं। हमने लिंग भैरवे के प्रतिष्ठापन बहुत थोड़े लोगों के साथ किया था, लेकिन मुझे वहां वैसा अनुशासन नहीं मिला जैसे अनुशासन की मुझे जरूरत थी। मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से वहां लगा हुआ था, लेकिन मेरे आसपास कुछ लोग इधर उधर की चालबाजियां कर रहे थे। उसके बाद 1.5 साल तक मेरी स्वाद एवं गंध की संवेदना ही समाप्त हो गई थी। मैं किसी भी गंध के प्रति अत्यंत संवेदनशील हूं और मेरी स्वाद की संवेदना भी बहुत गहन है।
लेकिन 18 महीनों से भी अधिक समय तक ऐसा लगता रहा मानो मैं बेस्वाद प्लास्टिक जैसा कुछ खा रहा हूं। मुझे यह भी पता नहीं चलता था कि मैं क्या खा रहा हूं। बस पोषण के लिए मैं कुछ खा लेता था। और भी कई बातें हुई। लगभग 3 बार मैं बाईं तरफ गिर गया। एक बार तो अच्छी खासी चोट लग गई। कई बार मैं बच गया। वो चोट अब काफी हद तक ठीक हो गई है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा, ये योग कार्यक्रम, ईशा योग, इनर इंजीनियरिंग आदि के अलग अलग तरह के कार्यक्रम किस लिए है? तो कार्यक्रम सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं, दोनों के लिए। वे जो प्रदान करते हैं और वे जो ग्रहण करते हैं। अगर आप एक पैकेज बनाकर देते हैं तो वे इसे एक शानदार तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, या वे उसे नष्ट भी कर सकते हैं। यह कार्यक्रम में भाग लेने वालों पर निर्भर करता है। लेकिन एक कार्यक्रम की जगह अगर आप एक मुक्त प्रक्रिया देते हैं तो आपको बिल्कुल भरोसेमंद लोगों की जरूरत होगी, वरना उनकी मूर्खताएं आपको नष्ट भी कर सकती है। यह बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहीं ना कहीं इस तरह की कीमत चुकाई है। लेकिन हमने जिस तरह के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं उन्हें देखते हुए यह कीमत ठीक ही है, ज्यादा नहीं है। धन्यवाद।